प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की इस सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान पर बात कर रहे हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान के 5वें अध्याय नागरिकता की बातचीत चल रही है और इस क्रम में आज चौथे दिन की कक्षा है, क्लास 4। और इस क्लास में संविधान में नागरिकता संबंधी उपबंधों पर बात हो रही है। संविधान में नागरिकता संबंधी जो उपबंध हैं वो 5 से 8, यद्यपि 5 से 11 हैं, लेकिन 5 से 8 नागरिकता को लेकर के जो उपबंध हैं उनको हम लोग पढ़ रहे हैं। और उसमें हम लोगों ने तीसरे दिन की कक्षा में अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 पढ़ लिया है। आज चौथे दिन की कक्षा में अनुच्छेद 8 पर हमें बात करना है। तो अब हम जाने कि संविधान का अनुच्छेद 8 का विषय क्या है। तो 8 का विषय यह है कि भारतीय उद्भव के जो व्यक्ति हैं, ऐसे कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार को लेकर उपबंध नंबर 8, अनुच्छेद नंबर 8 इस उपबंध का है, जो भारतीय मूल के, इंडियन ओरिजिन के नागरिकों के यानी व्यक्तियों की नागरिकता को लेकर के बात करता है। तो अब हम लोग इस टॉपिक के अंदर अनुच्छेद 8 में भारतीय संविधान क्या कहता है इसके बारे में ध्यान देंगे। तो अनुच्छेद 8 क्या कहता है? सबसे पहले अनुच्छेद 8 को जान लें कि अनुच्छेद 8 कहता है कि कोई व्यक्ति स्वयं या उसके माता पिता या उसके पितामह पितामही यानी दादा दादी, उसके मातामह मातामही यानी नाना नानी में से कोई भारत में जन्मा हो और अब वह भारत में न रह रहा हो बल्कि किसी दूसरे देश में, किसी अन्य देश में रह रहा हो, निवास कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति की नागरिकता का प्रश्न है अनुच्छेद 8। ऐसे व्यक्ति की नागरिकता को हल करता है अनुच्छेद 8। ऐसे नागरिकों को भारतीय उद्भव के नागरिक कहते हैं, यानी सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ऐसे पर्सन्स की नागरिकता की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि अनुच्छेद 8 कहता क्या है। कहता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं, क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं या उसके माता पिता या उसके पितामह पितामही या उसके मातामह मातामही, इतनी बात ध्यान रखना है कि उसके माता पिता, पितामह पितामही अथवा मातामह मातामही में से कोई भारत में जन्मा हो, में से कोई भारत में जन्मा हो। देखा आपने, यानी भारत में जन्मा हो, भारत में जन्म लिया हो और भारत में जन्मा हो, ठीक है, और वह भारत के बाहर किसी अन्य देश में रह रहा है। भारत में जन्मा हो किंतु, और ना यहां कहें बल्कि किंतु, भारत के बाहर
बाहर किसी अन्य देश में रह रहा हो, किसी अन्य देश में रह रहा हो, ऐसे व्यक्ति की बात हो रही, दूसरे देश में रह रहा हो, तो उसे भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो उसे भारतीय नागरिक समझा जाएगा। ठीक है, भारतीय नागरिक समझा जाएगा, लेकिन ऐसे ही नहीं समझ लिया जाएगा। भारतीय नागरिक समझा जाएगा, उसके लिए कुछ शर्तें हैं। यदि भारतीय नागरिक समझा जाएगा, यदि, अब देख लीजिए, यदि उसने संविधान के प्रारंभ के पूर्व या बाद में, यदि उसने संविधान के आरंभ के पूर्व या बाद में, ठीक है, समझा जाएगा भारत का नागरिक। लेकिन या उसने क्या किया, यदि उसने संविधान के आरंभ से पहले या संविधान के आरंभ में के बाद जिस देश में रह रहा हो, उसी देश में भारत के दूतावास में भारत के राजनयिक को जाकर इस बात का आवेदन दे कि वो भारत का नागरिक होना चाहता है, रहना चाहता है। तो और भारत के राजनयिक ने उसे भारत के नागरिक के रूप में स्वीकार दे दिया हो, स्वीकृति दे दी हो, तब वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो आपने देखा कि उसने संविधान के आरंभ से पूर्व या संविधान के आरंभ के पश्चात उस देश के भारतीय राजनयिक को, उस देश के भारतीय राजनयिक, ध्यान रहे कौन से राजनयिक, भारतीय राजनयिक को, भारत के जो राजदूत वगैरह होंगे उनको, भारत के राजनयिक को क्या करेगा, आवेदन देगा, नागरिकता हेतु आवेदन किया हो, राजनयिक को नागरिकता हेतु, नागरिकता के लिए यानी नागरिकता हेतु आवेदन किया हो। ठीक है, उसने आवेदन किया हो, और केवल आवेदन करने से नहीं, राजनयिक ने उसे भारतीय नागरिक के रूप में तथा राजनयिक ने उसे भारतीय नागरिक के रूप में, भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत कर दिया है, पंजीकृत कर दिया हो, पंजीकृत कर दिया हो। तब वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो भारत का नागरिक कब समझा जाएगा उसे, तब उसे भारत का नागरिक। पूरी बात फिर से एक बार हम लोग सुने, फिर से एक बार इसे समझें। पिछले पेज पर किसकी बात हो रही है, कोई व्यक्ति जो खुद स्वयं या उसके माता पिता या उसके पितामह पितामही या उसके मातामह मातामही में से कोई भारत में जन्मा हो, किंतु वह व्यक्ति भारत में न रहकर किसी अन्य देश में रह रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को भारत का राजनयिक समझा जाए,
भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि, कब समझा जाएगा ऐसे नहीं समझे, यदि उसने संविधान के आरंभ से पहले या संविधान के आरंभ के बाद उस देश में स्थित भारत के राजनयिक को नागरिकता के लिए आवेदन कर दिया हो और उस आवेदन को राजनयिक द्वारा नागरिक के रूप में पंजीकृत कर दिया गया हो, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा। ये अनुच्छेद 8 कहता है। अब बात आपको स्पष्ट हुई कि अनुच्छेद 8 कहता है कि उस व्यक्ति को उस देश में स्थित भारतीय राजनयिक को नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा और राजनयिक ने उसकी नागरिकता को पंजीकृत कर दिया हो भारतीय नागरिक के रूप में, तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। ये होता है अनुच्छेद 8। अब अनुच्छेद 8 को यहां क्लोज करते हैं। अनुच्छेद 8 ने जो दूसरे देश में भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं उनकी नागरिकता को लेकर के यह प्रावधान किया है। अब बात होनी है अनुच्छेद 9। तो चलिए अनुच्छेद 9 की बात करते हैं। अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से, कोई व्यक्ति स्वेच्छा से उसने भारत की नागरिकता का त्याग कर दिया है, भारत की नागरिकता के अलावा दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। यह अनुच्छेद 9 कहता है। तो इसी को नोट करेंगे हम लोग कि अनुच्छेद 9 के अनुसार, 9 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा यानी स्वेच्छा से, स्वेच्छा क्या किया हो, किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली हो, किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो गया हो, किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो गया हो, तो क्या होगा? अगर किसी ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ले ली है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ले लिया हो तो उसकी भारतीय नागरिकता, तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होगी? भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो आपने देखा अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 ने संविधान में ये प्रावधान किया कि अगर कोई व्यक्ति, कोई नागरिक स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही उसकी समाप्त हो जाएगी। ये अनुच्छेद 9 में ये प्रावधान दिए गए। तो अनुच्छेद 9 के प्रावधान हमने देखे। अब अगले अनुच्छेद की बात करेंगे हम लोग, अनुच्छेद 10। तो चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 10 की।
अनुच्छेद 10। क्या है इस अनुच्छेद में, कौन से प्राविधान संविधान करता है? अनुच्छेद 10 कहता है कि किसी नागरिक को नागरिकता से तभी वंचित किया जा सकता है जब कोई स्थापित विधि के द्वारा वह वंचना के अंतर्गत आता है। यानी बिना किसी विधि के द्वारा, संसदीय विधि के द्वारा, बिना किसी संसदीय विधि के आप किसी की नागरिकता समाप्त नहीं कर सकते। अनुच्छेद 10 कहता है, अनुच्छेद 10 नागरिकों की नागरिकता की सुरक्षा के बारे में बात करता है। तो लिखते हैं कि इसके अनुसार किसी व्यक्ति की नागरिकता, अनुच्छेद 10 के अनुसार किसी व्यक्ति की नागरिकता, किसी व्यक्ति की नागरिकता, इसका एक विधान है विधि के उपबंधों के अधीन। कैसे? विधि के उपबंधों के अधीन कैसे? यानी विधि के जो उपबंध हैं, कानून हैं, उनके अधीन सिर्फ संसदीय विधि द्वारा ही ली जा सकेगी। अधीन सिर्फ संसदीय विधि द्वारा ही, संसदीय विधि द्वारा ही ली जा सकेगी, ली जा सकेगी, किसी अन्य तरीके से नहीं। ये भी इसमें स्पष्ट कर लें कि किसी अन्य तरीके से नहीं, यानी केवल और केवल संसदीय विधि द्वारा ही किसी नागरिक की नागरिकता ली जा सकती है, उसकी नागरिकता से उसे वंचित किया जा सकता है। इसके लिए संसद द्वारा स्थापित जो बनाई गई जो विधि है, जो कानून है, केवल वही किसी व्यक्ति की नागरिकता से वंचित कर सकते हैं। अन्यथा कोई अन्य तरीका नहीं है कि आप किसी नागरिक की नागरिकता छीन लें। तो अनुच्छेद 10 भारतीय नागरिकता कैसे समाप्त होगी, वहां बताया गया कि इसके लिए केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ संसदीय विधि द्वारा संभव है। इस अनुच्छेद के उपरांत अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 11, जो नागरिकता के संबंध में अंतिम अनुच्छेद है। यानी पूरी नागरिकता हमें कितने अनुच्छेदों में, अनुच्छेद 5 से 11 तक हम लोगों ने देखी। तो अनुच्छेद 5 से 11 तक जो संविधान का भाग 2 है, जिसमें नागरिकता की बात की गई है, उसमें अनुच्छेद 11 संसद को ये शक्ति देता है कि संसद नागरिकता के संबंध में विधि बनाएगी, कानून बनाएगी, नियम विनियम बनाएगी। कौन देता है? अनुच्छेद 11। तो अनुच्छेद 11 क्या करता है? संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति देता है। संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति, विधि निर्माण की शक्ति देता है।
कौन देता है? अनुच्छेद 11 देता है। तो अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के मामले में विधि बनाने का अधिकार, विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। संसद की अधिकारिता है कि संसद नागरिकों के संबंध में विधि का निर्माण करेगी, नागरिकता के संबंध में विधि बनाएगी जो नागरिकों पर लागू होंगे। तो अभी तक हम लोगों ने संविधान के भीतर नागरिकता के जो बंध हैं, नागरिकता की जो व्यवस्था है, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के अंतर्गत हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे प्रावधानों पर जो समय समय पर नागरिकता को लेकर संसद ने बनाई है, और उसमें से एक प्रावधान है, अगले पेज में हम लोग बात करते हैं, वो है दोहरी नागरिकता। तो ये टॉपिक होगा हम लोगों की दोहरी नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप, डुअल सिटीजनशिप। प्रिय प्रतियोगी, आपको पता है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। दो प्रकार की नागरिकता, एक एकल नागरिकता और एक दोहरी नागरिकता। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ये बात आप नागरिकता के अध्याय में पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत ने एकल नागरिकता, जैसा कि ब्रिटेन में है, ब्रिटेन की नागरिकता प्रणाली को अपनाया। भारत में भी ब्रिटेन की तरह एकल नागरिकता की व्यवस्था है, लेकिन बाद के वर्षों में कुछ तकनीकी तरीके से सीमित रूप में, संपूर्ण रूप में तो नहीं, सीमित रूप में भारतीय उद्भव के नागरिकों, भारत के भारतीय मूल के लोगों के लिए सीमित रूप में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जिसे हम लोग यहां देखेंगे। ये सीमित रूप में दोहरी नागरिकता के प्रावधान क्या है? तो यहां बात करेंगे हम लोग एक समिति की, जिसने 2003 में अपनी एक रिपोर्ट दी थी, और उसके आधार पर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 बनाया गया था। तो एक समिति है डॉक्टर लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। तो यहां से हम लोग बात शुरू करेंगे। डॉक्टर लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, इस समिति की बात हम लोग करेंगे। 2003 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, 2003 में रिपोर्ट दिया। तो डॉक्टर लक्ष्मी मल सिंघवी समिति ने वर्ष 2003 में अपनी रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट में ये कहा, दो बातें रिपोर्ट में थी। बात नंबर 1 कि भारतीय मूल के जो लोग हैं विभिन्न देशों में, उनका भारतीय या भारत के विकास में अमूल्य योगदान है, और हमें उनके महत्वपूर्ण योगदान को कम नहीं करना चाहिए। और इसका तरीका है
कि भारत कुछ सीमित रूप में ही सही उन्हें नागरिकता प्रदान करे। ये लक्ष्मीमल सिंघवी की रिपोर्ट में बात आई और इसी के आधार पर, इस रिपोर्ट के आधार पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 संसद में प्रस्तुत हुआ और अंततः ये विधेयक विधि में परिवर्तित हुआ और भारतीय मूल के लोगों को सीमित रूप में भारत की नागरिकता प्रदान की गई। तो यही बात थोड़ा सा हम लोग नोट करेंगे कि लक्ष्मीमल सिंघवी क्या कहना चाहते थे। तो विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोग, ये कहा इन्होंने कि विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता प्रदान करना, नागरिकता प्रदान करने की सिफारिश, एक सिफारिश ये हुई कि विदेशों में जो भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं उनको भारत की नागरिकता प्रदान करी जाए। एक बात ये सामने आई उनके द्वारा। दूसरी कि 9 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस घोषित किया जाए, मनाया जाए। किस रूप में? प्रवासी भारतीय दिवस घोषित किया जाए। ये सिफारिशें डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी की सिफारिशों में ये 2 महत्वपूर्ण सिफारिशें थी जिसे संसद ने स्वीकार किया और संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, जो नागरिकता अधिनियम 1955 में एक संशोधन किया और पुनः नया नियम बना। तो 2 बातें आपको क्लियर हुई होंगी। नंबर 1 कि भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में बसे हैं उनको सीमित रूप में भारत की नागरिकता प्रदान करना, और दूसरा 9 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाना, यानी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस डिक्लेयर करने की बात कही गई। और इसके आधार पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 संसद में प्रस्तुत हुआ, जो अंततः कानून बना। तो इस प्रकार एक और तथ्य हम लोग लिखेंगे, और ये तथ्य है दोहरी नागरिकता को लेकर के, वो है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इसको देखना क्या है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये जिसे ओसीआई कहा गया, इस प्रकार की बात यहां पर ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, इसको ओवरसीज सिटीजनशिप
ऑफ इंडिया। इसको समुद्र पारीय या सीमा पारीय नागरिक, सीमा पारीय भारतीय नागरिक कहा गया, या दोहरी नागरिकता। ये बात जो है आप स्पष्ट करेंगे, स्पष्ट रूप से जानेंगे कि इसमें क्या कहा गया। तो बात हो रही थी भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में रहते हैं उनको ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ओसीआई नागरिकता देने की बात की गई। ऐसे लोगों को समुद्र पारीय नागरिक कहा गया, सीमा पारीय भारतीय नागरिक कहा गया, या ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कहा गया, जिसे ओसीआई ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो बार बार आपको ध्यान रखना है ओसीआई। ओसीआई क्या है, ये प्रश्न का पूछे गए हैं और ओसीआई शब्द को ध्यान रखना है, यद्यपि अभी बताया जाएगा कि ओसीआई को बाद में पीआईओज कर दिया गया, तो ओसीआई से पीआईओज का सफर भी आपको जानना है। तो फिलहाल ओसीआई यानी कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, जिसे समुद्र पारीय भी कह लीजिए, सीमा पारीय भी कह लीजिए, सीमा पारीय भारतीय नागरिक, समुद्र पारीय भारतीय नागरिक, और इसी ही लोकप्रिय भाषा में इसी को दोहरी नागरिकता का नाम दिया गया। और इसी के लिए आप देखेंगे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा ओसीआई को सीमित रूप में भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। तो आपने देखा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा ओसीआई कौन, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, भारतीय मूल के नागरिक, भारतीय उद्भव के नागरिक, समुद्र पारीय नागरिक, सीमा पारीय भारतीय नागरिक, इनको इस अधिनियम के द्वारा भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। और इसके लिए 16 देश के नागरिक, इसके अंतर्गत 16 देश के नागरिक देखते हैं। इसके अंतर्गत 16 देशों, अब 16 देश कौन है उनको हम लोग मेंशन कर लें यहां पर कि 16 देशों की नागरिकों को जो भारतीय मूल
के नागरिक जो 16 देशों में रह रहे थे उन्हें सीमित रूप में भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा प्रदान किया गया। 16 देश में ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, फ्रांस, स्वीडन, न्यूजीलैंड, यूनान, न्यूजीलैंड, स्वीडन के बाद न्यूजीलैंड, यूनान, साइप्रस, इटली, ये देश, फिनलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, आयरलैंड के बाद है नीदरलैंड, और ब्रिटेन भी है। ब्रिटेन है इसके अंतर्गत, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है। ब्रिटेन, यूएसए, इतने देश, यानी इसके अंतर्गत 16 देशों के भारतीय उद्भव के नागरिकों को सम्मिलित किया गया है। तो इस तरह से नागरिकता संशोधन अधिनियम आपने लक्ष्मीमल संघवी की रिपोर्ट से लेकर भारतीय मूल के लोगों को ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, उन्हें नागरिकता देने की व्यवस्था सीमित रूप में, ये सारी बातें आपने देखी और ऐसे प्रवासियों को ओवरसीज नागरिकता प्रदान की गई, ठीक है, सम्मिलित किया गया और इन्हें ओवरसीज नागरिकता यानी इसको कहा गया ओवरसीज नागरिकता को पीआईओ कार्ड, इनको सीधे पीआईओ कार्ड प्रदान किया गया, पीआईओज कार्ड प्रदान किया गया, पीआईओज कर दें, पीआईओज कार्ड प्रदान किया गया। पीआईओ को यहां लिख लें, पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये पीआईओज हैं, आपने देखा। तो इस तरह से पीआईओज के लिए या ओसीआई कह लीजिए नागरिकता की व्यवस्था की गई और इन्हें पीआईओ कार्ड प्रदान किया गया
पीआईओ कार्ड प्राप्त व्यक्ति की क्या खास बात थी, उनको क्या अधिकार प्राप्त हो गए, अब हम ये जान लें। तो पीआईओ कार्ड धारक व्यक्ति, तो अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पीआईओ कार्ड धारक व्यक्ति के अधिकार। ये जान लें कि पीआईओ जिनके पास है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वाला कार्ड जिनको प्रदान किया गया, उनके पास क्या अधिकार हुआ। तो उनको जो अधिकार प्रदान हुआ वो अधिकार था बिना पासपोर्ट के भारत आने जाने की स्वतंत्रता। बिना पासपोर्ट के, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, बिना पासपोर्ट के भारत आने जाने की स्वतंत्रता। पीआईओ कार्ड धारक व्यक्ति को यही चीज मिला, यानी अब इन पीआईओ कार्ड धारक जो व्यक्ति है, अब उसको भारत में जब चाहे तब आए, उसके लिए पासपोर्ट की जरूरत उसे नहीं है। ये बहुत बड़ी स्वतंत्रता उसे प्रदान की गई। ऐसे पीआईओज को ये अधिकार प्रदान किया गया। लेकिन इसके अलावा मताधिकार या कोई अन्य संवैधानिक पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं, यानी मताधिकार या कोई संवैधानिक पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। तो ये ध्यान रहे कि इन्हें कोई संवैधानिक पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, और न ही अनुच्छेद 16 द्वारा प्रदत्त अवसर की समानता का अधिकार होगा, और न ही अनुच्छेद 16 द्वारा प्रदत्त अवसर की समानता प्राप्त होगी। तो इस तरह से जो व्यक्ति पीआईओ कार्ड धारक होगा, उसको भारत आने जाने की पूरी छूट होगी बिना पासपोर्ट के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारत में मताधिकार का अधिकार प्राप्त कर ले, या कोई संवैधानिक पद प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर ले, या फिर अनुच्छेद 16 के द्वारा जो भारतीय नागरिकों को अवसर की समानता का अधिकार प्राप्त है, ऐसे किसी अधिकार का वो क्लेम नहीं कर सकता, ऐसे किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकता। पीछे हम लोगों ने बात किया कि 9 जनवरी को, तो उस पर एक बात थोड़ी सी खटक रही है कि इस कक्षा के अंत में 9 जनवरी 1915 के दिन एक खास घटना घटी थी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों को, भारतीय मूल के लोगों को, दक्षिण अफ्रीका के लोगों को स्वतंत्र कराने के लिए अपने 20 वर्ष वहां दिए। हाँ, गांधी ने वहां 20 साल दिया, और 20 वर्षों के पश्चात 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे, और उसी 9 जनवरी को डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने
प्रवासी भारतीय दिवस डिक्लेयर करने की सिफारिश की थी, जिसे 2003 में संसद ने स्वीकार किया, सरकार ने स्वीकार किया और प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में डिक्लेयर किया। तब से प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जा रहे हैं। अब उसे 2 वर्षों में एक बार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मनाया तो प्रत्येक वर्ष जा रहा है, लेकिन 2 वर्षों में एक बार उसे पूरे विधिवत तरीके से सरकार उसका आयोजन कर रही है। तो प्रवासी भारतीय दिवस पर एक छोटी सी जानकारी आपको हो जाए। प्रवासी भारतीय दिवस प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 9 जनवरी का ही दिन क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी समिट की सिफारिश के आधार पर सरकार द्वारा 9 जनवरी को वर्ष 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाना प्रारंभ किया गया। प्रवासी भारतीय दिवस मनाना प्रारंभ किया गया। तो ये छोटी सी जानकारी प्रवासी भारतीय दिवस को लेकर कि प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है। आपने पूरी बात जानी कि 9 जनवरी को मनाने का कारण क्या है, कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। डॉक्टर लक्ष्मीमल संघवी समिति ने 9 जनवरी को ही इसी दिन, क्योंकि महात्मा गांधी 20 साल बाद दक्षिण अफ्रीका को एक तरह से स्वतंत्र करा करके भारत लौटे थे। भारत आकर के जो तमाम आंदोलन उसके बाद उन्होंने किया था, उन तमाम आंदोलनों में से कुछ आंदोलन का प्रयोग वो दक्षिण अफ्रीका में पहले कर चुके थे सफलतापूर्वक। भारत में जब उनका आगमन हो रहा था तो उस वक्त वो पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके थे। इस बात को ध्यान में रखकर कृतज्ञ राष्ट्र ने 9 जनवरी 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत की। तो ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने को लेकर के आपके पास एक छोटी सी जानकारी। अब हम लोग बात करेंगे प्रवासी भारतीयों की 3 श्रेणियां हैं। अब इन 3 श्रेणियों की चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।